हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 4 है। कल जो हमने डिस्कशन किया था उसी में आगे हम प्रोसीड करेंगे। देखिए, एक ये एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स के बेसिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सप्लेनेशन है, और साथ में आप इसी से फैराडे लॉ का डेरिवेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉइल रखा हुआ है, एक PQRS। इसमें PQ कंडक्टर है। आपने आपको किया है डायग्राम पहले। ये मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड। ये कंडक्टर को हम जो है वो V वेलोसिटी से राइट साइड को मूव करा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर 2 लाइन आप नोट कर लेना। फिगर शोज ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप इन द प्लेन ऑफ पेपर। कंडक्टर डायग्राम में बना है कंडक्टर PQ। कंडक्टर PQ इज फ्री टू मूव विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि जब हम इस रॉड को मूव कराएंगे PQ को, तो इसमें फ्रिक्शन नहीं लिया गया, नहीं तो फ्रिक्शन में लॉस हो जाएगा एनर्जी का। ठीक है ना, कंजर्वेशन भी शो करेंगे इसमें। तो विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन और एंड क्रॉस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular to the plane of paper inward. EMF induced in the moving rod is responsible for maintaining the current. जो EMF इंड्यूस होगा रॉड में, कौन सा रॉड? PQ। एक साइड पॉजिटिव बनेगा, एक साइड नेगेटिव। आप कल के लेक्चर में कई बार उसको बना चुके हैं। तो करंट फ्लो होगी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक। द बेसिक कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज द लॉरेंज फोर्स है, जो आपने कल वहाँ पर ड्राइव किया था कि किसी रॉड को जब हम मूव कराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड। ठीक, वो लॉरेंज फोर्स है। उसकी वजह से एक साइड नेगेटिव हो गई और एक साइड पॉजिटिव हो गई। तो जो बेसिक कॉज है जनरेशन का वो लॉरेंज फोर्स है, एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मूविंग इन द कंडक्टर। ठीक, तो अब यहाँ पर आप चेक करें, कंडक्टर का मतलब रॉड से है। ये इंड्यूस करंट है, यहाँ पर I नोट कर देना ये। ठीक, डायग्राम आप कल भी बना चुके हैं। लेंथ रॉड की हमने स्मॉल ए लिए एज्यूम कर ली है। ये रॉड की लेंथ PQ की। लॉरेंज फोर्स इधर लगेगा, आप राइट साइड को मूव कराएंगे V वेलोसिटी से, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉड कितना है? BIL। ये टू लेफ्ट होगा। ये लॉरेंज फोर्स है जो लेफ्ट को लग रहा है। हमने लिखा है टू कीप द रॉड मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी टू राइट। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट को मूव कराना है। ए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैज टू बी अप्लाइड। इतना ही फोर्स आपको इधर भी लगाना पड़ेगा जिससे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो फोर्स में अपोजिट की वजह से नेगेटिव लगा दिया, -BIL। ठीक, अब वर्क डन कितना होगा मूविंग द रॉड? ये यहाँ पर हम जो है वो dx कर दे रहे हैं, डेल्टा x को। आप कर सकते हैं डेल्टा भी। तो वर्क डन इन मूविंग द रॉड बाई dx, ये dx मूव करा दिया। रॉड पहले PQ यहाँ पर था, अब यहाँ पहुँच गया, तो हमने P डेज और Q डेज लिख दिया वहाँ पर है। ओके, तो वर्क डन का फार्मूला आपको मालूम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है FDX। फोर्स की वैल्यू डाल दें BIL। ठीक, dx जो होगा आपका डिस्टेंस है स्मॉल, ये dx हो जाएगा आपका वेलोसिटी इनटू टाइम VDT। ठीक है, अब वर्क डन में जरा यहाँ पर देखें, Q होता है I डेल्टा T या DT, तो हमने इसकी जगह Q डाल दिया, तो क्या बन गया? BLV इंटू Q। अब EMF क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसे चार्ज से डिवाइड कर दो, तो EMF का देखो बन गया यहाँ पर -BLV। कल जो आपने किया था वो दूसरे मेथड से था, रॉड में जब मूवमेंट कराते हैं, याद है ना? ये लॉरेंज फोर्स से जो है वर्क डन को निकाल कर और इससे निकाल दिया। ये आप ये भी कर सकते हैं। हाँ बोलो। नहीं, BLV ही फार्मूला है यहाँ पर। ये Q = I डेल्टा T होगा ना, और ये पर यूनिट चार्ज है, तो चार्ज को डिवाइड करें यहाँ पर, तो BLV तो रहेगा। ये BLV फार्मूला भी है। यहाँ पर देखें ना, ये BIL है ना, यहाँ पर फोर्स BIL है और डिस्प्लेसमेंट dx है। dx क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर V
वेलोसिटी इनटू टाइम जो डाला है आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका Q होगा वो I dt की जगह Q डाल दें, ये I है वो dt है, तो BLV इंटू Q तो बचा, ठीक है ना। वो हमने वहां पर वैल्यू नहीं डाली, आपको लग रहा है, यहाँ पर चेक करें जरा, डालो वैल्यू यहाँ, माइनस BIL और dx की जगह डालो VDT। अब हम अंडरलाइन कर रहे हैं I और dt की जगह Q लिखो, ठीक है ना। तो I dt की जगह आप प्लेस पर Q लिख दें। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपको मालूम EMF होता है, ठीक है ना। दूसरा देखें, ये रॉड जब PQ से यहाँ तक आया तो इसने एरिया कितना जनरेट किया, लेंथ L है और ये लेंथ जो ये डिस्टेंस मूव की वो dx है, तो एरिया कितना हुआ L dx, लेंथ इंटू ब्रेथ। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड B है, एरिया इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब E क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, तो dx बाई dt की जगह वेलोसिटी रख दो, ये BLV आ गया। आप मेरी ये ध्यान दें इस बात पर कि इससे आप फैराडे लॉ को वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको रिवर्स करके, समझ गए ना। क्योंकि डी फाई बाई डी टी आप निकाल लें, वो EMF के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब E डी फाई बाई डी टी है, समझ गए होंगे बात, या आप इसको शो करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये लॉरेंज फोर्स के बेसिस पर है कि जब हम किसी, नहीं माइनस तो वो फार्मूले में है इसलिए होता है, इसलिए आप अगर चाहें तो यहाँ माइनस डी फाई बाई डी टी कर दें, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस का यहाँ कुछ पर्पज नहीं है, मैग्नीट्यूड BLV है, बात समझ गए ना। तो ये जो रॉड जब मूव करता है, हमने आपको कल बताया था कि विदाउट वर्क के एनर्जी गेन नहीं हो सकती है, ये रॉड जब इधर जाएगा तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन इसमें एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी प्रूफ होती है। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ रॉड, जो रॉड का मोशन हो रहा है राइट को, उसको जो मैग्नेटिक फोर्स अपोज कर रहा है वो कितना है, BIL, ठीक। इतना ही फोर्स आप राइट को भी लगा रहे हैं वर्क डन करने के लिए। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये मैकेनिकल वर्क है, और मैकेनिकल वर्क का फार्मूला पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब पावर बाई पुलिंग फोर्स dW बाई dt, यही फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ध्यान रखना, फोर्स इंटू वेलोसिटी V ऐसा बना ले रहा है। अब फोर्स BIL डाल दो, ठीक है। अब ध्यान दें, EMF E आप यहाँ ड्राइव कर चुके हैं, BLV है, तो BLV की जगह E लिख दो और I डाल दिया। आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रिकल में पावर का फार्मूला EI है, या हम E² आ रहा है, ये बात शो कर रहा है कि जो मैकेनिकल वर्क आप कर रहे हैं वही एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल रहा है, एनर्जी कंजर्व रहेगी, विदाउट वर्क एनर्जी नहीं। यहाँ पर हमने नोट भी किया है, रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, ये हीट का फार्मूला है, या I² बना लें, चाहे E²/R बना लें, तो रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट is equal to the rate of doing work. The mechanical energy required to move the conductor is converted into first electrical energy, then into thermal energy, ठीक, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी बाद में। तो एक फार्मूला ये आपके यहाँ यूज होता है बोर्ड में, इसको ध्यान रखना, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी है, फोर्स की जगह BIL पुटअप किया, ये हमारा वेलोसिटी है, ठीक है ना। यहाँ वोल्टेज से कंफ्यूजन नहीं करना। अब BLV ये लिखा, करंट की जगह E/R डाला, और E क्या है, BLV, तो ये B² L² V²/R बन गया, समझ गए ना। फार्मूला का यूज है आपके यहाँ बोर्ड में, आप ध्यान रखना, एक ही बात है, इसमें E की वैल्यू यहाँ पर डाल दो BLV, तो बन जाएगा फार्मूला, समझ गए ना। तो इसके बाद हमने जो है वो लेंज लॉ, आपको वैसे आप मालूम है कि फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो लेंज लॉ ही है, फिर भी उसको आप लेंज लॉ और उसका वेरिफिकेशन आपको करना है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, लेंज लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन। तो लेंज लॉ फिर नोट कर लें आप, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF, polarity of induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux responsible for its production, ठीक है, responsible for its प्रोडक्शन। वैसे लेंज लॉ का जो वेरिफिकेशन है
वो आप उससे भी कर सकते हैं, कॉयल वाले से, कि हमने कल आपको बताया था कि अगर नॉर्थ है और ये कॉयल सामने रखे हैं और इसको पास में लाते हैं तो यहाँ पर ये नॉर्थ डेवलप होगा इस जगह पर, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, अपोज करेगा। तो लेंज लॉ से ही हम निकाल रहे हैं कि ये वाली साइड नॉर्थ आएगी। ठीक है, फिर भी बहुत सारी बुक्स में ये एक वेरिफिकेशन का बहुत अच्छा मेथड है, ये दिया रहता है, इसको आप समझने की कोशिश करें। इस वाले डायग्राम में फिगर जो 1 है, इसमें हमने ये बैटरी लगाई है, इसका वोल्टेज V ले रहे हैं, और इस बैटरी में इसका ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल निगेटिव है। इससे हम कंडक्टिंग वायर लाके यहाँ हमने कॉयल बना दिया ऐसे करके, ठीक है ना, सॉलिनॉइड नहीं, कॉयल बना दिया। देखिए आगे चैप्टर में अभी हम सेल्फ और म्यूचुअल पढ़ेंगे, आप ऐसे समझ लें, आप कंडक्टर का कोई वायर लें, वो सीधा है, ठीक, जैसे ये वायर है, ये इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, थिन वायर, ठीक। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दें, अगर हम इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसकी थिकनेस बहुत कम है, इससे जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि एरिया बहुत कम होता है, वायर थिन होता है, ये नहीं है। ये बात समझ गए आप? आप जरा ध्यान दें, अगर हम इसी वायर को हम कॉयल बना दें, ऐसे करके घुमा दें उसको सर्किल में, ठीक, तो क्या होगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा, उससे उसमें एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ जाता है, समझ गए ना। तो वो जब फ्लक्स बढ़ जाता है तो आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट, इसके बाद लेक्चर में, तो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा बनता है वहाँ पर। आगे यहाँ पर देखें, ये नहीं, ये वायर यही है, ये कंडक्टर है, लेकिन इसको ऐसे घुमा दिया है। हाँ, अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, हमने जो ये वायर बनाया है, इसमें बहुत ठीक से आप देख लें, जो अपर साइड से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर इसके ऊपर है, तो करंट डार्क लाइन पहले बाहर आई है, ये हमारी डार्क लाइन ऐसे आ रही है, ठीक, और फिर ये डॉटेड हो गई, यानी कि बोर्ड के अंदर डॉटेड लाइन, तो क्या होगी, करंट ऐसे जा रही है ऊपर से एंटी क्लॉक है। हाँ, मतलब स्प्रिंग टाइप बन गया है, नहीं ये वायर है, पाथ नहीं है, ये वायर है, वायर को मोड़ा गया है। हाँ, ठीक है ना, तो ये समझ गए होंगे, ये वायर यहाँ से आया और फिर पीछे बोर्ड के पीछे जाके फिर इधर आया, तो ऊपर से चेक कर लो, यहाँ करंट यहाँ पर एंटी क्लॉक है, यानी ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, ठीक। ऐसे नॉर्थ साउथ बनते आएंगे। हमने एजम्पशन लिया है कि जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो राइट को है। ऐसा है, आपको अगर इसमें कोई कंफ्यूजन लगता है तो एक मेथड इसका और होता है, वो समझ लें, ये डार्क लाइन लाए हैं और फिर डॉटेड करके और इसको ऐसे करके निकाल दो, तो ये वायर समझ में आ जाता है कि ये आपस में जो है वो टच नहीं है, समझ गए ना। इसका ये मेथड होता है कि ये वायर सीधा जा रहा है और ये करंट का रिंग और दूसरा वायर ऐसे निकाल दो, तो समझ लो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वैसे वहाँ क्लियर है, डार्क इधर आया, डार्क आके फिर ऐसे आ गया डॉटेड, ठीक, ऊपर नॉर्थ बन गया और नीचे साउथ, ये नीचे साउथ हो जाएगा। हमने यहाँ पर ये एजम्पशन लिया है कि जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो टूवर्ड्स राइट है, वहाँ डायग्राम में चेक करें, जो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो एज्यूम कर लिया, वो राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड डायग्राम चेक करें, इस बार बैटरी को हटा दिया, ठीक, बैटरी हटाने के बाद एक मैग्नेट को लाए और नॉर्थ पोल नीचे है, उसको नीचे ला रहे हैं वी वेलोसिटी से, ओके। ये देखा गया है वी वेलोसिटी से, ये देखा, इसमें डिफ्लेक्शन इसी तरफ हो रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ, नॉर्थ को हम नीचे लाए लेकिन डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसका मीनिंग है कि ये नॉर्थ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये नॉर्थ बन रहा था, इसका मतलब यहाँ पर भी नॉर्थ बन रहा है, तो नॉर्थ को हम नीचे ला रहे हैं और नॉर्थ यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब अपोज कर रहा है, इसका मतलब लेंज लॉ वेरीफाइड हो रहा है, समझ गए ना। तो डिफ्लेक्शन इन दी गैल्वेनोमीटर इज सेम है, हेंस लेंज लॉ वेरीफाइड। आप समझ गए होंगे बात को, ठीक है ना। तो लेंज लॉ जो है वो इस डायग्राम से जो है वो वेरीफाई किया जाता है। वैसे आप अगर एग्जाम में भूल जाएं तो फिर किसी भी मेथड से जो है वो आप कर दें, उसको सिंपल मैग्नेट दिखा के कर देना। तो यहाँ पर ये हमने 2 आर्टिकल कराए हैं, एक आर्टिकल आप और नोट करें, वो लिखें एडी करंट्स,
कॉपी में आप लिखें एडी करंट्स। देखिए जो एडी करंट्स होती हैं वो प्रैक्टिकली क्या है कि अभी तक जो हम वायर में जो इंड्यूस करा देते करंट वो वायर था, इसमें सीट होती है, जैसे ये सीट है, किसी भी उसकी ले लें, कंडक्टिंग सीट है, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, इसको पहले आप डायरेक्ट समझ लें, ये नॉर्थ पोल को हम नीचे ला रहे हैं। तो नॉर्थ पोल जब हम नीचे लाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऊपर क्या बनना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए, जिससे कि नॉर्थ को ये अपोज करे। ऊपर ले जाएंगे तो ये साउथ बनेगा। ठीक, यहाँ पर नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, जब बन सकता है ऊपर वाले सरफेस पर नॉर्थ पोल, जब इसमें करंट एंटी क्लॉक फ्लो हो। समझ रहे ना, देखिए ये नॉर्थ को नीचे ला रहे हैं तो ये नॉर्थ बनेगा, तभी अपोजिशन होगा। तो इसका मतलब है कि इस सीट के अंदर, ये वायर नहीं है सीट है, इस सीट के अंदर ऐसे सर्कुलेटिंग करंट होनी चाहिए फ्लो, जो कि एंटी क्लॉक हो ऊपर से, और एंटी क्लॉक बनने पर वो नॉर्थ होगा। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व होने लगते हैं और एंटी क्लॉक इसमें करंट फ्लो होने लगती है। ठीक, जब इसमें करंट एंटी क्लॉक फ्लो होगी तो देखिए थंब का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा। ठीक, ये जो करंट्स फ्लो होती हैं सीट के अंदर, इनको एडी करंट्स कहते हैं। इनका बहुत इंस्ट्रूमेंट में प्रैक्टिकल यूज़ है, मोटर वगैरह में भी इनका प्रैक्टिकल यूज़ है। तो हम एडी करंट्स लिखा रहे हैं, आप नोट करें। इनको फोकल्ट करंट भी कहते हैं, नाम पर है साइंटिस्ट के। तो लिखें एडी करंट्स आर द करंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ ए कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंज। थ्योरी वही है, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस हो जाती है। बस ये है कि वहाँ वायर है और यहाँ कंडक्टिंग सीट है आपकी। ओके, नेक्स्ट पैरा में लिखें द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ दीज करेंट्स, द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ दीज करेंट्स विल बी सो एज टू अपोज द मोशन ऑफ मेटल, कभी कभी सीट को भी मूव कराते हैं, मेटल सीट, आर चेंजेज इन द फ्लक्स ड्यू टू विच सच करेंट्स आर सेटअप। यही लेंज लॉ है कि वो अपोज करेगा, ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा नॉर्थ साउथ पोल कि वो अपने कॉज का अपोज करे। ठीक, जो एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं, जो वो फार्मूला उनका वही है, आई इज इक्वल टू, जो करंट्स होती हैं वो ई बाई आर होती हैं, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, और ई आपका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डी फाइव बाई डी टी होगा। तो यहाँ पर ये डी फाइव बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर डाले तो करंट्स निकल आएगी। रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कंडक्टर का। अब जरा यहाँ पर वो सीट में होने की वजह से नाम रख दिया उनका एडी करंट। एडी करंट इसलिए नाम रखा है, बता रहे हैं, एडीज का मतलब जानते हैं ना, एडीज नहीं मालूम, वो जो वाटर होता है जहाँ ब्रिज होते हैं उसके नीचे अगर देखा हो कि जो वाटर होता है वो वहाँ पर अगर कोई पिट है, मतलब वहाँ पर अगर कोई गड्ढा है तो वो क्या होगा, जो वाटर होता है वो ऐसे सर्कुलेटिंग घूमने लगता है, उनको भंवर कहते हैं हिंदी में। और हिंदी में एडी करंट की, हिंदी में अगर आप हिंदी की बुक्स देखेंगे फिजिक्स की तो उनको हम एडीज को हिंदी में भंवर ही कहते हैं, वही लिखा जाता है। ठीक है ना, वो भंवर करंट ही होता, करंट को कुछ और बोलते हैं हिंदी में है, लेकिन जो है वो धारा बोलते हैं करंट को। तो वहाँ पर हिंदी में देखेंगे तो भंवर धाराएं लिखी होती हैं, समझ गए ना बात। तो एडीज का मतलब वही है, जो वर्ड बनाया गया वो वहीं से बनाया गया, सर्कुलेटिंग है ऐसे। ठीक, अब आप यहाँ पर नोट करें एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन। देखिए एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप एक खाली कुछ पॉइंट वो ध्यान रखें इनके। एक हमने ये कंडक्टिंग रॉड लिया है और इसमें ये वाइंडिंग कर दी है, समझने की कोशिश करना, और इसमें एक बैटरी लगा दी। एक कंडक्टिंग रॉड लिया है, लेकिन ध्यान रखना आपके बोर्ड में एडी करंट से रिलेशन में कभी कभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, वो बनते हैं वहाँ पर, उनको आपको ठीक से इनको समझें, जो हम अभी आपको एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक वो ले लिया है, कंडक्टिंग वो है, मैग्नेट है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्योंकि आपने इसके ऊपर बाइंडिंग कर दी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, ठीक है ना। तो इसमें एक तरफ नॉर्थ साउथ पोल बन जाएगा, ठीक
ठीक है ना, आप करंट फ्लो करा रहे। अब यहाँ पर एक क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक डिस्क रख देते हैं, होल्ड कर लेते हैं, ये डिस्क है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ एक स्विच और लगाना है। जैसे ये स्विच को ऑन करो, ये डिस्क जो है वो एयर में जंप कर जाती है ऊपर। वो क्यों करती है कि हम एजम्पशन ले रहे हैं, हमने यहाँ ठीक से वायर को नहीं बनाया कि क्लॉक और एंटी क्लॉक है, आपके समझने के लिए है। ये यहाँ पर बैटरी है, P वोल्ट करंट फ्लो होगी। मान लीजिए ये अपर सरफेस नॉर्थ बना, तो हाँ इसको होल्ड किए हैं, ये नॉर्थ बना, हाँ होल्ड किए लेकिन जंप करेगा ऊपर को। तो ये नॉर्थ बना, तो इसका जैसे ये नॉर्थ बनेगा, सेटअप हुआ, तो लोअर वाले फेस भी नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज होगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा और ये जंप कर जाएगा। समझ गए ना आप। हम वो सीट है ऊपर, इसलिए बता रहे हैं कि ईडी करंट है। हम स्टेटमेंट पढ़ के आपको सुना रहे हैं। होल्ड ए लाइट मेटेलिक डिस्क at the top of cross section of electromagnet connected to DC source. When switch is on, disk is thrown upward into air. This is due to the eddy currents developed in the disk according to Lenz law. समझ गए होंगे बात आप। फिर दूसरा देखें यहां पर, दूसरे को आप जरा समझने की कोशिश करें। मान लो ये एक रेक्टेंगुलर जो है वो एक मेटेलिक प्लेट है, ठीक, ये रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई। हमने इस प्लेट को इस तरफ एक नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल रख दिया है, ओके। अभी क्या कर रहे हैं, जो नॉर्थ और साउथ है उनको मैग्नेट नहीं बना रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, बाइंडिंग की, उसमें करंट ऑफ कर दी, ओके। आप समझ गए होंगे, खाली नॉर्थ पोल के ब्लॉक रखे हुए हैं, अभी उसमें मैग्नेट नहीं बनाया। इस डिस्क को बहुत ठीक से समझना, जिससे कि बोर्ड में आप क्वेश्चन को कर सकें। अगर हम डिस्क को ऑसिलेट करते हैं और फ्रिक्शन नहीं है, तो ये देर तक ऑसिलेट होती रहेगी, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है तो फिर इनफाइनाइट टाइम तक, ओके। अब जरा समझें, जैसे ही स्विच ऑन करो, इसका ऑसिलेशन तुरंत रुक जाता है। क्यों? जब ये फील्ड के बाहर जाएगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो क्या करेगा, डिक्रीजिंग का अपोज, तो अंदर खींचने की कोशिश होगी। जब ये फील्ड के अंदर जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग का अपोज होगा। अपोजिंग नेचर होने की वजह से ये डिस्क जल्दी रुक जाती है। पॉइंट समझ गए होंगे आप कि एक मेटेलिक प्लेट को, ये हमारा नॉर्थ, ऐसे करके देखना अपनी बुक्स में डायग्राम दिए गए हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये प्लेट ले ली और ये ऊपर से इसको सस्पेंडेड कर दिया। हाँ, और ध्यान रखना, अब हम यहाँ पर आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की एक बात बता रहे हैं। वहाँ पर आपके चैप्टर में था डेड बीट गैल्वेनोमीटर, सुनना इस बात को। जब हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर, अभी हम समझा रहे बात को, गैल्वेनोमीटर समझे जरा, बता देंगे। ये जो जैसे गैल्वेनोमीटर में जब पॉइंटर लगा होता है, तो जरा ध्यान दें, जब पॉइंटर में आपने वहाँ जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है उनको आएगा ध्यान में, उसमें एक डिफ्लेक्टिंग टार्क लगता है, एक बैलेंसिंग टार्क। तो जिन गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर लगा है, हाँ, वो पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। मान लीजिए पॉइंटर को यहाँ पर रुकना है, लेकिन वेलोसिटी गेन होने की वजह से ये ओवरशूट कर जाता है, ठीक, और फिर वापस आएगा, क्योंकि एक टार्क इंक्रीज होगा फिर दूसरा डिक्रीज होगा, थोड़ी देर ऑसिलेट करके यहाँ रुक जाता है। बात समझ गए? डिफ्लेक्टिंग टार्क आगे ले जाएगा, ठीक है ना, और जो बैलेंसिंग टार्क है वो उसे वापस लाने की कोशिश करेगा, ऑसिलेट होगा, रुक जाएगा, तो बड़ा देर लगेगी आपको मेजर करने में। तो ये क्या करते हैं कि पॉइंटर वाला जो ये मूव करता है, उसमें के साथ में एक डिस्क लगा देते हैं मेटेलिक। वो डिस्क क्या होता है, जब ये मूव करता है तो फील्ड के बाहर जाती है और अंदर जाती है, इससे फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज होता है। कुल मिला के लेंज लॉ को ध्यान रखें, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जब सीट लगा देंगे तो उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं और वो अपोज करती हैं अपने मोशन का, इसलिए ये तुरंत रुक जाता है। समझ गए ना? इसको वहां गैल्वेनोमीटर के चैप्टर में देखना, इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। समझ गए ना बात? तो एक तो ये यूज है, और भी यूज है, इंडक्शन के बहुत यूज हैं यहाँ पर। यहाँ ये बात समझ गए। इसी में एक यूज और है मेटेलिक डिस्क में, उसको हम इसको पढ़ के सुना रहे हैं। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ द प्लेट डिस्टर्ब, ठीक,
फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम थी जब ये बीच पे था ऐसे, ठीक है। इट ऑसिलेट फ्रीली फॉर ए लॉन्गर टाइम, बट व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द प्लेट आर डैम्प्ड आउट ड्यू टू द एडी करंट्स। जो वाइब्रेशन हो रहे थे इसके वो तुरंत डैम्प आउट हो जाएंगे, समझ गए ना, डैम्पिंग इफेक्ट है, ठीक। अब यहाँ पर एक बात और समझ लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिस्क में ये स्लॉट्स काट देते हैं, स्लॉट्स कहते हैं, ऐसे समझ लो खांचे काट देते हैं ऐसे करके, ऐसे। ये स्लॉट्स एक्चुअली इंडक्शन मोटर में काटे भी जाते हैं, ये बाइंडिंग करने के काम आते हैं। जब कट कर दोगे तो बाइंडिंग इजिली हो जाएगी, ठीक। इससे क्या होता है कि जो करंट फ्लो हो रही थी सर्कुलेटिंग में, उसकी पाथ की लेंथ बढ़ जाती है। ये लेंथ बढ़ने से क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो। ये लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, लेंथ इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो करंट इज इक्वल टू ई बाई आर। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, करंट डिक्रीज, एडी करंट्स कम हो गई, डिक्रीज हो गई। इससे क्या होगा कि देर तक ऑसिलेट होता है, देर तक, समझ गए ना बात। स्लॉट्स काटने से आपके फायदा नहीं है, बात बताइए, एक टॉपिक बताया गया कि स्लॉट्स काटने में स्लॉट्स के कुछ और भी यूज हैं, समझ गए ना। तो आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है ये कि स्लॉट्स काटने का क्या जो है क्या डिफरेंस पड़ता है, या स्लॉट्स को कट कर दें तो क्या इफेक्ट आएगा, समझ गए ना। तो देर तक ऑसिलेट होगा। तो इफ वी कट द स्लॉट्स, ये स्लॉट्स का डायग्राम बनाना, करंट को दिखा देना जो हमने लिखा है, और ये भी लिख देना लेंथ इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस increases, hence eddy current decreases. If we cut the slot in the plate, eddy current reduced, hence damping effect is reduced, ठीक। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ है, वो हम आपको नोट करा रहे हैं, वो आपके बोर्ड में मतलब बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इन एडी करंट्स को कैसे मिनिमाइज किया जाए, ठीक है ना। तो आप नोट करें, फिर हम समझा रहे हैं आपको। टू मिनिमाइज एडी करंट्स, द मेटल कोर टू बी यूज्ड इन डायनमो और ट्रांसफार्मर, यानी डायनमो जनरेटर और ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग की जाती है उसकी बात हो रही है। मेटल कोर टू बी यूज्ड इन डायनमो और ट्रांसफार्मर इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स। यही सेम क्वेश्चन आपको ट्रांसफार्मर में भी मिलेगा। उसको क्या करते हैं, पूरा ब्लॉक न लेकर उसको थिन शीट्स में कट कर लेते हैं। जैसे ऐसे समझ लो, अगर इस पे बाइंडिंग करेंगे, वो ना करके पेपर की तरह ऐसे थिन शीट बना लेते हैं, ये पतली पतली, समझ गए ना। थिन शीट बनाकर उन पर वार्निश करते हैं जिससे आपस में शॉर्ट ना हो, और फिर उसके ऊपर बाइंडिंग करते हैं। पहले नोट करें, फिर डिस्कशन कर रहे हैं। टू मिनिमाइज एडी करंट्स, द मेटल कोर टू बी यूज्ड इन डायनमो और ट्रांसफार्मर इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स। ईच शीट इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय वार्निश। सच कोर इज कॉल्ड लैमिनेटेड कोर। ये भी पूछ देते कभी कभी, व्हाट इज लैमिनेटेड कोर। सच कोर इज कॉल्ड लैमिनेटेड कोर। ड्यू टू लार्ज रेजिस्टेंस एडी करंट रेड्यूस। अब यहाँ समझने की कोशिश करें, सेम फार्मूला आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए में जब इसको थिन शीट बना देते हैं तो इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो कम हो जाता है। वैसे एरिया ज़्यादा था, अब एरिया क्या हुआ, ये आपका एरिया कम हो गया, थिन शीट हो गई, एरिया डिक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो एडी करंट्स डिक्रीज हो गई। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए इस टाइप की ये कोर यूज करते हैं। और वहाँ ये भी लिख देना, ये फार्मूला आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए से क्या लिखेंगे, ए इंक्रीजेज, सॉरी ए डिक्रीजेज, तो रेजिस्टेंस बोलो इंक्रीजेज, हेंस एडी करंट डिक्रीजेज। समझ गए ना। तो लैमिनेटेड कोर क्या होती है, एडी करंट्स को कैसे मिनिमाइज करते हैं एडी करंट्स को, वो आप ध्यान रखना। और एक टॉपिक आपके बुक में और है, वो है एडी करंट्स का एप्लीकेशन, ठीक है ना। वो हम आप खुद उसमें पढ़ लेना, ठीक है। उसमें हम एक दो आपको ऐसे ही बता रहे हैं। जो ट्रेन होती हैं सुपरफास्ट, उनमें जो फॉरेन में वहाँ पर क्या करते हैं कि वो मैग्नेटिक ब्रेक बनाते हैं, ठीक है ना। वो ब्रेक बहुत शॉर्ट टाइम में लगते हैं। उसमें जो रेल्स होती हैं, लाइनें होती हैं, उनके और जो तुम्हारा व्हील होता है उसके बीच में
वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करके उसमें डिस्क लगी होती है, और जैसे ही फील्ड क्रिएट करते हैं एडी करंट प्रोड्यूस होती है और तुरंत ब्रेक लग जाता है, तो उसको मैग्नेटिक ब्रेक बोला जाता है। ठीक, इसके अलावा आपके जनरेटर में बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है ना, और हमने एक गैल्वेनोमीटर में आपको बता ही दिया, ठीक है ना। और एक ध्यान रखें, एडी करंट का यूज़ भी होता कहीं कहीं, एडी करंट से इंडक्शन फर्नेस बनाई जाती हैं, इतनी करंट हाई प्रोड्यूस होती है कि वो फर्नेस का काम करती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फिर रेजिस्टेंस हाई करके करंट को इंड्यूस करा के और फिर उसमें हीट प्रोड्यूस कराते हैं। आप समझ गए होंगे कि फर्नेस बनाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में यूज़ है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर पूछा जाता है बोर्ड में, ध्यान रखना, ठीक है ना, इसलिए उसको भी आप अपनी बुक से तैयार करें। ठीक, हमने उसकी थ्योरी आपको समझा दी है कि जो पॉइंटर होता है उसमें एक मेटल सीट लगा देते हैं, जिससे कि जब वो ऑसिलेट करता है तो वो रीडिंग जल्दी देता है, वो तुरंत जो है आपका रुक जाएगा पॉइंटर। तो समझ गए होंगे आप। इसके जो एडी करंट्स हैं इनके कई यूज हैं, वो यूज आपको सभी वहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है ना। एडी करंट को मिनिमाइज करना, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करना, ये टोटल आप वहाँ से चेक करें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर चेक करना जो है। ओके।